हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आप सबके डिमांड पर आज सब कुछ चेंज हुआ है। सब कुछ नहीं, थीम वही है। ठीक जैसे आपने आप पहले तो आपको थैंक्स, जो आप सबने कमेंट में जो हमने पूछा था उसका जवाब आपने दिया। ठीक है, तो एक बार फिर थैंक्स आपको बोलना चाहता हूँ। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। आज नया क्या है देखिए। नया क्या है, डेली की तरह जो आपका ज्योग्राफी चलता था चैप्टर वाइज, वो चल ही रहा है। एक चैप्टर ज्योग्राफी का होगा डेली, और एक चैप्टर आपका हिस्ट्री का होगा। ज्योग्राफी में जैसे अभी पासेज आज कंप्लीट करेंगे, इसके बाद और आज से ही हम हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, पाषाण काल। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से। कुछ लोग कह रहे थे कि मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करिए सर। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का हमने पूरा एक, जैसे जहाँ से यूरोपियन आए हैं और वहाँ पर 1947 तक पूरा डिटेल में करवाया है। अभी 2 महीने पहले हमने करवाया था क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। वहाँ यहाँ से ज़्यादा डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। तो आज से हम ये एंशिएंट हिस्ट्री, जब ये सब ख़त्म हो जाएगा तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, अभी वहाँ पर आप कर लीजिए अगर मॉडर्न हिस्ट्री आपको ज़्यादा ज़रूरत हो। तो ये देखिए, ये भी अब स्टार्टिंग से ही एंशिएंट हिस्ट्री चलेगी। ठीक है, कंप्लीट। देखिए, हर एक चीज़ बढ़िया समझाया गया है। मतलब आप अपना बुक देखेंगे, वहाँ पर एक थ्योरी के पार्ट में लिखा गया है। हम इसको किस फॉर्म में लेकर आते हैं, इसको मैप के थ्रू हम समझा देते हैं कि ये सब मैप में कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, हर चीज़ें। ठीक है, अब देखिए ये सब, ये जब आप अगर मैप से देख लेते हैं तो वो सभी काफ़ी दिनों तक आपको याद रहती है। ठीक है, ये देखिए, इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम से, नीचे लिंक दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा हमारे चैनल पर नहीं लगता। जब तक मैं हूँ, जब कोई और ज्वाइन कर लेगा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब तक मैं खुद अकेले पढ़ा रहा हूँ तब तक आपको कोई पैसा नहीं देना है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सिर्फ आपको एक ही चीज़ करना है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको लगेगा कि मैं आपके साथ कुछ मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, अगर लगेगा तो, अगर नहीं लगेगा तब भी मत करिएगा, कोई बात नहीं है, सिर्फ आप देखिए। ठीक है, तो चलते हैं, दर्रे की बात करते हैं। ठीक है, पासेज। पासेज होता क्या है, ठीक है, तो चलते हैं। अब डेली एक चैप्टर हिस्ट्री, एक चैप्टर ज्योग्राफी चलेगा। अगर ये आप फॉलो कर लेते हैं, मैं आपको बिलीव दिलवाता हूँ, आपका पेपर है, पेपर दे के आइएगा। ये नोट्स जाने से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, आप बिलीव नहीं करेंगे कितना अच्छा होगा, इतना मैं आपको बिलीव दिलवाता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दर्रे देखते हैं, क्या होता है दर्रा। किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है, उसे दर्रा कहते हैं। अब देखिए, किसी पहाड़ी अथवा पर्वत का, मान लीजिए ये पहाड़ी है, ठीक है, ये पर्वत है, ठीक है, तो इसका जो निचला भाग होता है, ठीक है, कभी देखे होंगे ये पहाड़ी से पीछे वाले जाना है, ठीक है, तो जब पीछे जाना है तो क्या हो, एक दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है, वही पासेज कहलाता है। पासेज क्या होता है, एंशिएंट हिस्ट्री, जो एंशिएंट हमारा पीरियड था, चाहे मिडिवल पीरियड था, किसी में भी जब लोग आवाजाही करते थे तो उस समय ट्रेन बस तो थी नहीं कुछ, या हवाई जहाज था नहीं, तो इसे दर्रे से होकर सब लॉन्ग दूरी को शॉर्ट में कन्वर्ट करते थे, दर्रे से होकर। आज भी यही किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, भारत के प्रमुख दर्रे को देखेंगे आज। ठीक है, इसके बाद हम मैप में देखेंगे, आपको पूरा कंप्लीट याद हो जाएगा। चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ खारदुंगला दर्रा, काराकोरम, जोजिला और चांगला। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, कौन, खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला, ये कहाँ पर है, लद्दाख में है। ये देखिए, मैप में ही दिखाते हैं। ये देखिए, जोजिला दर्रा है, यहाँ पर खांगला दर्रा नहीं दिया गया है, इसीलिए हम एक नया मैप लाए हैं। ठीक है, ये देखिए, खारदुंगला दर्रा है। ठीक है, अब देखिए, खारदुंगला दर्रा है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये चांगला दर्रा है। ये देखिए, चांगला दर्रा है। ठीक है, जोजिला दर्रा है, ये देखिए जोजिला दर्रा है। ठीक है, जोजिला दर्रा है। और कौन सा था,
काराकोरम, तो काराकोरम भी दर्रा यहीं ऊपर है। तो ये सब खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला ये लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। अभी याद करवा दूंगा, टेंशन न लीजिए, सब याद करवा दूंगा, अभी तो सिर्फ बता रहा हूँ। पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे ये जम्मू कश्मीर में है। सिप किला, रोहतांग, बाड़ा लाचा, यांगजी, ठीक है। दीवान, यांगजी दीवान ये दोनों एक ही में है, ठीक है। यांगजी यहाँ पर दीवान कर लीजिए, ठीक है। यांगजी दीवान ये अलग अलग लिख दिए, एक ही में है। भाभा, पारंगला, मणिरंग ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। याद देखिए, इसमें कौन सा याद करना है? ऊपर तो सभी याद करना है, यहाँ भी सभी याद करना है। यहाँ पे कौन सा याद करना है? सिप किला, रोहतांग, बाड़ा लाचा ये तीनों बहुत बार पूछा जाता है। सिप किला, बाड़ा, रोहतांग, बाड़ा लाचा कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ बा उठा लीजिए, रा उठा लीजिए, सी, तो बारिश, ठीक है, बारिश ऐसे। तो हिमाचल प्रदेश मतलब हिम, हिम की क्या होती है? वहाँ पर बारिश होती है। तो बारिश याद कर लीजिए, बारिश मतलब हिमाचल प्रदेश। अगर पूछे आपसे कोई हिमाचल प्रदेश के दर्रे, तो आप याद रखिएगा हिमाचल हिम बोल रहे हैं, हिम की बारिश होगी। बा से बारा लाचा, रा से रोहतांग और सा से सिपकिला, बारिश याद कर लीजिए, ठीक है। यही तीनों इम्पोर्टेंट है, यही हिमाचल प्रदेश के बार बार पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुल्लिंग, माना, नीत, लिपुलेख बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुंगरी, भिंगरी, इसको कुंगरी भिंगरी भी कहते हैं और किंगरी विंगरी कहते हैं। ये आईएएस में आया था, ठीक है, याद रखेंगे। आईएएस किंगरी विंगरी आईएएस और पीसीएस में भी आया है। तो मुलिंग, माना, नीति, लिपुलेख, कुंगरी, भिंगरी कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। तो माना, नीति, लिपुलेख कैसे याद करेंगे अब? तो मैंने कहा कि कोई उत्तर दीजिए, तो आप क्या करते हैं? लिख के उत्तर देते हैं। तो लिखे, लिखे लिपुलेख, तो उत्तर देंगे लिपुलेख। कोई आपके पास नीति तैयार होगी तभी तो उसका उत्तर देंगे, तो नीति दर्रा। फिर आप कहेंगे इसको मान लीजिए उत्तर यही है, हमसे कहेंगे, ठीक है। तो यही तीनों इम्पोर्टेंट ही है मेन। माना, नीति, लिपुलेख और मूलिंग दर्रा उत्तराखंड में है। किंगरी, भिंगरी, नामा, रलाम, सिरला ये भी उत्तराखंड में है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? सेला, बॉमडिला, यांगयाप, दीफू। कौन सा है? सेला, बॉमडिला, यांगयाप, दीफू कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। सब कुछ जितना आपका घटना चक्र है वही सब है, ठीक है, अलग से कुछ नहीं है। तूजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में, ठीक है। तूजू दर्रा कहाँ पर मिलेगा आपको? मणिपुर में। थाल घाट, भोर घाट, थाल घाट और भोर घाट ये महाराष्ट्र, ये अभी 2023 में आर में आया था। थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में है और जो पाल घाट है वो केरला में है। अभी मैं आपको नीचे सब डिनेट करवाऊँगा, ठीक है। नाथुला या जिलेपला, नाथुला और जिलेपला कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। कहाँ पर? सिक्किम में। तो कैसे याद करेंगे? तो देखिए नत्थू लाल के नखड़े, ऐसे नहीं, एक अमिताभ बच्चन की मूवी है नत्थू लाल के नखड़े। तो नत्थू लाल के क्या है? ये देखिए नाथू से नत्थू लाल के सिक्के, सिक्के मतलब सिक्किम, ठीक है। नत्थू लाल के मतलब जिलेपा मतलब कुछ भी याद कर लीजिए। नत्थू लाल के जिलेपा, नत्थू लाल के सिक्के, तो सिक्किम में जिलेपा, नत्थू, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। पाल घाट में केरल है और थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र है। अब देखें थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो दर्रा आपको दिख रहा है, एक जिलेपा दर्रा दिख रहा है, एक जोजिला दर्रा दिख रहा है और एक जोजिला, जिलेपा, एक बुर्जिल दर्रा दिख रहा है, ठीक है। ये तीनों में अंतर, क्योंकि तीनों जानते हैं क्या है, तीनों मिलते जुलते नाम है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। जिलेपा, जोजिला और बुर्जिल। अब देखिए जिलेपा कहाँ पर है? सिक्किम में है, ये तो पता ही हो, जिलेपा सिक्किम में है। अब देखिए जोजिला कहाँ पर है? देखिए जोजिला ये लद्दाख में पड़ता है और ये जो आपका बुर्जिल दर्रा है, ये बुर्जिल दर्रा जो है ये कश्मीर को गिलगिट से जोड़ता है। अगर आपसे पूछे कि जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, तो ये कश्मीर से लद्दाख को जोड़ता है और बुर्जिल दर्रा कश्मीर से वो मतलब कश्मीर से आपको गिलगिट बलूचिस्तान का जो एरिया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया है, उसको जोड़ता है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे,
अब देखिए यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक जोजिला की बात कर रहा हूँ, जो तीनों एक ही मिलते जुलते हैं। एक जेलेपा की बात कर रहा हूँ, एक आपकी किसकी बात कर रहा हूँ, बुर्जिल दर्रा की बात कर रहा हूँ। ये तीनों दर्रा देखिए, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को अधिकृत कश्मीर से जोड़ता है, अधिकृत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जोड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पीओके से जोड़ता है। तो ये बुर्जिल दर्रा, ये देखिए ये बुर्जिल दर्रा है। ठीक है, अब जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, लद्दाख को कश्मीर से जोड़ता है। तो लद्दाख को किसको जोड़ता है, कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है जोजिला दर्रा। और ये नाथुला दर्रा अलग है। तो ये तीनों याद रखेंगे, नहीं तो तीनों एक ही नाम मिलते जुलते हैं, कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये मत देखिएगा ये किस साइड है, ऐसे मैंने सिर्फ डिनोट कर दिया है किस स्टेट में है। तो सेला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में सॉरी, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। बॉमडिला दर्रा कहाँ पर है, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में। यांग याप दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश। देखिए डिनोट करके हम दिखा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। तूजू दर्रा कहाँ पर है, मणिपुर में। इस पीडीएफ को जब आप पढ़ेंगे दोबारा ना, तो आपको एकदम कन्फर्म याद होगा, मणिपुर में। तो ऊपर वाला मणिपुर होता है, नीचे वाला मिजोरम होता है। कभी अगर कंफ्यूज हो जाए कि मणिपुर ऊपर होता है कि मिजोरम, कभी कभी हो जाता है सिंपल क्वेश्चन, तो कैसे याद करेंगे, जो मणि होती है सांप के हमेशा सर पे होती है, और सर कहाँ होता है, ऊपर होता है। बस ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें दिमाग में ऐसे रख लीजिए कि कभी भूले मत। ठीक है, तो कभी भी कोई अगर पूछ ले कि मणिपुर ऊपर है कि नीचे, तो आप बता दीजिए ऊपर ही है, क्योंकि मणि हमेशा सांप के सर के ऊपर होती है। अब देखिए यहाँ पर मुलिंग, मुलिंग माना नीति लिपुलेख, अभी यही पढ़े हैं चारों इंपॉर्टेंट ना। तो ये कहाँ है, उत्तराखंड में। मुलिंग माना नीति लिपुलेख। चांगला दर्रा लद्दाख में पड़ता है, जोजिला लद्दाख में, काराकोरम लद्दाख में, खारदुंग दर्रा लद्दाख में। बुर्जिल ये आपका बॉर्डर पे पड़ता है, मतलब आप कह सकते हैं कश्मीर में ही कह सकते हैं। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे, क्योंकि मतलब बहुत बुजदिल होते हैं आतंकवादी, जो क्या करते हैं कश्मीर पर हमला करते हैं। ठीक है, बुर्जिल दर्रा ऐसे याद कर लेंगे। पीर पंजाल और बनिहाल ये पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में पड़ता है, पीर पंजाल और बनिहाल। ठीक है, तो हमारे जब वो बुर्जिल होते हैं, बहुत बुजदिल होते हैं, ठीक है, जब हमला करते हैं तो हमारे सैनिक क्या करते हैं, उनका जीना मतलब बेहाल कर देते हैं, बनिहाल से बेहाल कर देते हैं। ठीक है, जी का जंजाल बन जाते हैं। ठीक है, तो जंजाल, पीर पंजाल से जंजाल और बनिहाल, तो हमारे सैनिक क्या होते हैं, उनका जीना बेहाल कर देते हैं। तो पीर पंजाल बनिहाल कहाँ पर है, ये कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में, याद रखेंगे पीर पंजाल बनिहाल। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में शिव किला है, रोहतांग है, बारालाचा। तो ये तो बारिश से याद कर लेंगे, बारिश से बारालाचा, रा से रोहतांग, सी सा से शिव किला। अब देखिए यांगजी दीवान, भाभा, पारलांगला, मणिरंग, ये सब कहाँ पर है, ये सब यहीं पर हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो याद रखेंगे यांगजी दीवान, क्योंकि हो सकता कभी पूछ ले। अब देखिए यहाँ हो गया, नाथुला कहाँ पर है, नाथुला आपका सिक्किम में है, जेलेपा सिक्किम में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो यहाँ सब हो गया। मेन चीज़ ये RO 2023 में वे पूछा था कि आप उत्तर से दक्षिण की तरफ अरेंज करिए। तो पहले क्या आता, थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट। अब देखिए कभी कभी आप भूल जाते होंगे, पहले थाल घाट लिखें, क्योंकि पाल घाट तो आप लिख ही देते होंगे लास्ट में, केरला में। थाल घाट पहले लिखें कि भोर घाट पहले लिखें, तो कैसे याद करेंगे, देखिए ता, था, दा, धा, धा, ना, पा, फा, बा, भा। अब सोचेंगे ये क्यों लिख रहे हैं, पहले था आया कि पहले भा आया, तो आप कहेंगे पहले तो था आया, तो पहले थाल ऊपर लिख दीजिए, फिर भा आया, फिर भा लिख दीजिए। ठीक है, कभी भी कन्फ्यूजन हो तो ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं ऐसे बताऊंगा कि कभी भूलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आई होप इतना। किंगरी बिंगली पास कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, अब यहाँ पर दिखा देता हूँ थोड़ा सा। बारालाचा, ये देखिए हिमाचल प्रदेश में ये दर्रे हैं, देखिए बारालाचा, देवास पास, रोहतांग पास, शिवकिला पास। ठीक है, ठीक है, तो ये देवासा पास ये यहीं पर है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उत्तर नहीं बताया आपको। ठीक है, ये देखिए माना है, नीति है, लिपुलेख है, मांगला है, मुलिंग है। ठीक है, तो ये नाथुला है, जेलेपा है। ठीक है,
बोमडिला डल रहा है, बोमडिला, ठीक है। बोमडिला भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला, ठीक है। लेखा पानी पास है, ठीक है, तो यहीं पर आपका लेखा पानी पास है, अरुणाचल प्रदेश में लेखा पानी पास, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो मतलब ये इतने दर्रे आपको याद ही रखना, यहाँ वाले दर्रे तो आपको याद ही रखना, क्योंकि यहाँ वाले जो दर्रे आपको लिखा गया है ये पेपर में पूछे गए हैं सब कुछ, ठीक है। तो चलते हैं, ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो गया है, मतलब ये दर्रे पूरा। तो आई होप, चलते हैं अब हिस्ट्री पे, ठीक है। हिस्ट्री का एक चैप्टर कर लेते हैं, ऐसे ही आपको डेली करवाते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट आया है। पहले तो ये देख जान लीजिए कि जो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है किस विभाग के मतलब किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग होता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखेंगे कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। अब कहेंगे इसका नाम कुछ चेंज हुआ है, इंदिरा गांधी हो गया है, ठीक है, भोपाल में है, ये याद रखेंगे। अब चलते हैं अपना देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम अगर समय को डिवाइड करते हैं तो 3 प्रकार से समय को डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आदि ऐतिहासिक काल, एक होता है ऐतिहासिक काल में डिवाइड कर देते हैं। प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला हो। आप सोचेंगे कौन सा एक लिखित साक्ष्य नहीं मिला है? देखिए, जिसका लिखित साक्ष्य मतलब जहाँ पर कुछ मनके उनके मिल गए हैं, कहीं थोड़ा सा टूटा फूटा वो खंडहर घर मिल गया है, तो वो सब किस में आ जाता है? वो सब यही पाषाण काल में ही आ जाता है, ठीक है। पत्थर उत्थर में, पाषाण मतलब क्या? पत्थर, ठीक है। जब पाषाण आप बोल दे तो पाषाण मतलब पत्थर कालीन सभ्यता, ठीक है। पत्थर के औजार यही सब मिले हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, 1863 में भारत में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट भूवैज्ञानिक, रॉबर्ट ब्रूस जो वैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक थे एवं पुरातत्वविद थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, रॉबर्ट ब्रूस क्या थे? तो वो भूवैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। ये पाषाणकालीन बस्तियों का अन्वेषण इन्होंने प्रारंभ किया था। कौन सा? पाषाणकालीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया था, ठीक है। इनके बारे में इतना याद रखेंगे। अब जो आद्य ऐतिहासिक होता है, आद्य ऐतिहासिक में है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, इसमें ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता को लाया गया, ठीक है। अब ताम्र मतलब जहाँ पर तांबे और पाषाण मतलब पत्थर दोनों यूज हुआ उसको ताम्र पाषाण कहते हैं। अब देखिए आद्य ऐतिहासिक काल को कौन को, जैसे कुछ लिपियाँ हड़प्पा सब या मतलब ये जो पुराने सभ्यता में मिली लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो वो क्या होती हैं? ताम्र पाषाण मतलब सभ्यता होती हैं, ठीक है। मतलब उसमें ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या लिखा गया है जिसको अभी भी नहीं पढ़ा जा सकता, ठीक है। तो वो आद्य ऐतिहासिक। ऐतिहासिक क्या होता है? जब से लिखित विवरण मिलता है, मतलब जैसे मुग़ल उगल तक, और इससे तो मुग़ल तो बहुत बाद में आए, उससे पीछे 6वीं शताब्दी तक बोल रहे हैं। 6वीं शताब्दी ईसा के आसपास के जो प्रमाण मिले हैं काली दास जी के, वो सब ऐतिहासिक में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे। अब देखिए पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण इसको भी 3 पार्टों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से काल में पाषाण काल को 3 पार्टों में कौन कौन से विभाजित किया गया है? एक पूरा पाषाण काल में, एक मध्य पाषाण काल में, एक नव पाषाण काल में। अब यही तीनों पढ़ लीजिए, इस चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब पहले हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल की, ठीक है। पहला यही है पूरा पाषाण काल। अब जितना हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, ठीक है। एक ये इनको भी याद रखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक बोला जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। ये अब देखिए पूरा पाषाण काल में इनको 3 भागों में बांट दिया गया है, इनको भी 3 भागों में। अब पहले पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, अब पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट, एक पूर्व पूरा पाषाण काल, एक मध्य पूरा पाषाण काल, एक उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इतना ये याद रखेंगे पूरा मध्य नव पाषाण, वो ज़्यादा अभी। अब देखिए पूरा पाषाण काल में खंड हस्त कुठार मिले थे, मध्य में क्या मिले थे? फलक उपकरण मिले थे, ठीक है। जो मध्य पूरा पाषाण काल में फलक के थोड़ा सा औजार ज़्यादा मिले थे, ठीक है।
मध्य पूरा पाषाण काल को इसलिए फलक संस्कृत भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि फलक संस्कृत किस पाषाण को काल को कहते हैं, तो ये मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृत भी कहते हैं। इसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल खुरचनी उपकरण मिले हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ ये किस में चल रहे हैं, पूरा पाषाण काल में चल रहे हैं। इसमें बेलन घाटी की बात करता है। ठीक है, बेलन घाटी की, अब देखिए इसका मतलब खोज अनुसंधान कौन करे थे, जी.आर. शर्मा के निर्देशन में संपन्न हुआ था। बेलन घाटी, बेलन घाटी कहाँ है, इलाहाबाद के पास है। अब देखिए बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल में अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ठीक है, बेलन घाटी के लोहदा नाला नामक क्षेत्र से, ठीक है, क्या है, मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है। अब देखिए चेन्नई में पलवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया गया है। कहाँ के, चेन्नई के पलवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया गया है, ये याद रखेंगे, हो सकता कभी पूछ ले। और चेन्नई के ही बदमदुरे और अतिरमपक्कम के हैंड एक्स संस्कृत के उपकरण मिले हैं। तो ये पूछता है कई बार आपके पेपर में कि हैंड एक्स संस्कृत के मतलब उपकरण कहाँ से मिले हैं, तो ये कहाँ, चेन्नई से मिले हैं। ठीक है, ये कहाँ पे, बदमदुरे और अतिरमपक्कम से। ठीक है, ये याद रखेंगे। और देखिए पलवरम से हैंड एक्स की प्रतिमा। ठीक है, तो ये कई बार आपसे पूछा है, तो इनको याद कर लीजिए, आईएएस में ज़्यादा पूछता है ये सब। ठीक है, देखिए फलक ब्लेड स्क्रिप्कल का निर्माण क्वार्ट्ज़ाइट पत्थरों से किया जाता था। फलक मतलब क्या, जैसे कोई चीज़ नुकीला जो बना दिया जाता था, ठीक है, तो वैसे ये फलक होता था। ठीक है, फलट ब्लेड, जैसे आप क्या कहते हैं, जैसे पहले जब बैलों से जुताई होती थी तब एक लोहे से निर्मित उसका नीचे वाला फलक होता था। ठीक है, वैसे ही पहले क्या होता था, शिकार करने के लिए फलक जैसा वो मतलब क्वार्ट्ज़ाइट पत्थरों से बना दिया जाता था, शिकार कर लेते थे। अब देखिए जब पूरा पाषाण काल के मानव का जीवन कैसा था, अभी पूरा पाषाण काल में ही चल रहे हैं, अभी मध्य नहीं आया। उसका जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था, मतलब पूर्णतः प्राकृतिक तो लगभग सभी था, इनका पूरी तरह से प्राकृतिक था। प्रधानतः शिकार पर ही निर्भर था। भोजन मांस कंदमूल इनका भोजन था। अग्नि का ज्ञान न होने से वे कच्चा मांस खाते थे। तो एक बात याद रखेंगे कि पूरा पाषाण काल में अग्नि का ज्ञान नहीं था, ना ही कृषि का ज्ञान था। तो पूरा मतलब सब पुराना ही है, ना अग्नि है ना कृषि है। पशुपालन एवं कृषि का ज्ञान भी नहीं था, किसमें, पूरा पाषाण काल में। तो आपसे यही सबसे ज़्यादा निचोड़ यही आज का निकला अभी पूरा पाषाण काल में, कि जो क्या इसमें कृषि का ज्ञान था, कृषि का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। क्या इसमें पशुपालन का ज्ञान था, बिल्कुल नहीं था। मतलब इधर उधर रहते थे, भोजन खाते थे, मांस खाते थे, कच्चा कंदमूल पा जाते थे वो खाते थे, बस ये आग जलाना नहीं जानते थे। ठीक है, अब देखिए मध्य पाषाण काल में यहाँ पर थोड़ा सा इनके में थोड़ा सा चेंज आया। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में मिली थी। ये कहाँ मिली थी, ये देखिए, ये पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी, ये मतलब पाषाण 1863 में, ये प्रागैतिहासिक काल में, मतलब उसी में सब कुछ मिला था। लेकिन ये देखिए पूरा पाषाण काल थोड़ा सा लेट हुआ है। ठीक है, 1867 में हुई, जब आर्की कैंपबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैलचित्र रॉक पेंटिंग खोज निकाले। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के। अब देखिए भारत में अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे। अस्थिपंजर मतलब मानव के जो कंकाल है, किससे, पूरा पाषाण काल से नहीं प्राप्त हुए, मध्य पाषाण काल से प्राप्त होने लगे। ठीक है, किससे, मध्य पाषाण काल में। जैसे मध्य पाषाण काल में कौन कौन है, महदहा। ठीक है, याद रखेंगे, महदहा, ये प्रतापगढ़ में है महदहा। इसका खोज किसने किया था, जी.आर. शर्मा ने महदहा के तीनों क्षेत्रों का उल्लेख किया है। ठीक है, जी.आर. शर्मा याद रखेंगे। अब देखिए इस क्षेत्र में झील क्षेत्र भी था, बूचड़खाना क्षेत्र था, कब्रिस्तान क्षेत्र था। यहाँ से हड्डी व सींग निर्मित अस्थि आभूषण पाए गए थे। कहाँ से, बूचड़खाने से क्षेत्र से। जब वहाँ पर जानवर रहते तो हड्डी सींग तो मिलेगा ही। अब देखिए डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित एक पुस्तक में पूरा
तत्व विमर्श में महदहा याद रखेंगे, महदहा, सराय नहर और दमदमा तीनों ही याद रखेंगे। ये RO 2013 में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि महदहा, सराय नहर और दमदमा के बारे में, क्या यहाँ से हड्डी से बने उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपको ऑप्शन में अगर तीनों दिया रहे तो तीनों लगाइए, ठीक है। चाहे महदहा दिया रहे, चाहे सराय नहर दिया रहे, चाहे दमदमा दिया रहे, तीनों से ही हड्डी से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। कितने? 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र से दमदमा में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। और सराय नहर से यहाँ एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव एक साथ दफनाए गए थे। मतलब एक ऐसी, मतलब वो क्या मिला था, मतलब कब्र मिला था जहाँ 4 मानव, ठीक है, एक साथ ही दफनाए गए थे, ठीक है, सराय नहर से, ठीक है। तो कहाँ से? सराय नहर से। और 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो हो गया। ये महदहा ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, देखिए यहाँ पर डिनोट किए हैं। लाघनाज ये कहाँ है? गुजरात में है। लाघनाज के क्षेत्रों को देखते हैं। महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, लाघनाज पुरा पाषाण है या मध्य पाषाण है या नव पाषाण कालीन स्थल है। तो आपको क्या बताना है? लाघनाज जो गुजरात में है वो मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान और कुछ मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं याद करना है। अब देखिए विंध्य क्षेत्र से, विंध्य क्षेत्र का आपके पेपर में पूछा था, RO 2021 में लेखैया के बारे में पूछ लिया था। याद रखेंगे, लेखैया के बारे में पूछा था कि विंध्य क्षेत्र का कौन सा ऐसा, विंध्य क्षेत्र में कई ऐसे साइट्स हैं ना मध्य पाषाण काल में, लेकिन लेखैया के बारे में ये पूछा था कि विंध्य क्षेत्र में ऐसा कौन सा साइट है जहाँ सबसे ज़्यादा मानव के कंकाल मिले हैं। तो वो लेखैया है। लेखैया कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में है, ठीक है, याद रखेंगे, लेखैया मिर्ज़ापुर में है। 17 मानव कंकाल मिले हैं, लेकिन क्या है, अमेरिका के ओरेनांग विश्वविद्यालय के एक जॉन R लुकास हैं, उनके अनुसार लेखैया से 27 मानव, मतलब कंट्राडिक्शन है दोनों लोग में, तो चाहे 17 आए चाहे 23 आए, आप दोनों ही सही करेंगे, ठीक है। GR शर्मा ने सराय नहर में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि विंध्य में सूखा तथा भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी के क्षेत्र में प्रवास किया। तो GR शर्मा ने सराय नहर में खुदाई के कारण बताया कि खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि जो विंध्य क्षेत्र था वहाँ पर क्या हुआ, सूखा पड़ गया। जब सूखा पड़ गया तो वहाँ से लोग क्या किए, पलायन कर दिए, ठीक है। तो कहाँ पर चले गए? गंगा घाटी जहाँ नदी बहती थी वहाँ पर चले गए, ठीक है, प्रवास कर दिए। तो आज भी विंध्य क्षेत्र थोड़ा सूखा है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं मानव जीवन और मध्य पाषाण काल। तो ये मानव जीवन जो जैसे पूरा पाषाण काल में देखे पूरी तरह प्राकृतिक था, और मानव जीवन मध्य पाषाण काल में। पशुपालन यहाँ प्रारंभ हुआ था, पूरा पाषाण काल में पशुपालन नहीं प्रारंभ हुआ था, ठीक है, वहाँ तो आग ही नहीं था, कृषि भी नहीं होता था। साक्ष्य कहाँ से मिले हैं पशुपालन के? आदमगढ़ नर्मदापुरम जो MP में है, आप याद रखेंगे, आदमगढ़ नर्मदापुरम MP में, यहीं से साक्ष्य पशुपालन के मिले हैं। और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से। आज भी मवेशियों के लिए जो मवेशी अगर ज़्यादा जहाँ पाले जाते हैं तो वो राजस्थान का ही एरिया बहुत चर्चित होता है। तो बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से यहाँ पर पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब देखिए रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैलचित्र कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब तक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं जिसमें 500 से अधिक चित्रकारी हैं। यूनेस्को ने भीमबेटका के शैलचित्रों को विश्व की विरासत सूची में सम्मिलित किया है। तो आपको पता होना चाहिए जो यूनेस्को की मतलब साइट है उसमें विश्व विरासत की सूची में इसको शामिल कर लिया गया है। कौन? भीमबेटका को। यहाँ के जो चित्र हैं वो काफ़ी अच्छे चित्र माने जाते हैं, ठीक है, मतलब अच्छे क्या, वहाँ मतलब उस संस्कृत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, ठीक, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या क्या पढ़ें, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको पाषाण काल में
प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक, ऐतिहासिक। अब प्रागैतिहासिक में 3 चीज़ें में डिवाइड है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, हम पूरा पढ़ चुके हैं, मध्य पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे नव पाषाण काल। ठीक है, जो मध्य में कृषि थोड़ा सा ये पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हो गए थे। ठीक है, ठीक है, पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए थे, लेकिन कृषि अभी भी नहीं हुआ था। ठीक है, कृषि अभी भी नहीं हुआ था, ना आगे भी हुआ था। अब वो कौन सा आता है समय? नव पाषाण काल, जहाँ पर कृषि प्रारंभ हुआ, आग प्रारंभ हुआ, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ यहीं पर। ठीक है, अब थोड़ा सा मांस मछली से कहाँ पर आ गए, थोड़ा सा खाद्यान्न पे आ गए, थोड़ा शाकाहारी बन गए। ठीक है, आग का प्रयोग महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, गेहूं की कृषि प्रारंभ हो गई यहाँ पर नवपाषाण काल में। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में नवीनतम कृषि के साक्ष्य अभी जो प्रेजेंट टाइम में संत कबीर नगर लहुरा देव से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व में चावल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर? संत कबीर नगर देख रहे हैं, वहीं एक लहुरा देव क्षेत्र है, वहीं से अभी पहले ये कहाँ पर था, ये पहले अभी ये जल्दी रिसेंटली खोजा गया संत कबीर नगर का लहुरा देव, पहले पाकिस्तान का मेहरगढ़ था। ठीक है, जो 7000 ईसा पूर्व से यहाँ पर गेहूं के साक्ष्य मिले थे। जबकि कोलडिहवा प्रयागराज में है, यहाँ प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर है, याद रखेंगे, कोलडिहवा प्रयागराज में बेलन नदी के तट पर है। 6500 ईसा पूर्व में चावल के भूसी, मतलब जब चावल का भूसी होगा तो मतलब चावल भी होगा। ठीक है, ऐसे बिना चावल के भूसी कैसे बन जाएगा, बिना मुर्गी के अंडे कैसे आ जाएगा, या अंडे के बिना मुर्गी, ऐसे तो वही है। तो ऐसे जैसे मुर्गी अंडा वाला है, और वही ये भी है, बिना भूसी के चावल कैसे होगा, या चावल के बिना भूसी कैसे होगा। तो ऐसे यहाँ भी है, कहाँ चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं, कोलडिहवा प्रयागराज जिले में। ठीक है, ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, पहले अगर अभी पूछे, अगर ऑप्शन में लहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़ लगाएंगे कि कृषि मतलब गेहूं का सब साक्ष्य कहाँ मिला है, मतलब ये मेहरगढ़ में मिला है। अगर चावल के बोले तो ये लहुरा देव में मिला है। ठीक है, सबसे पुराना जब से पुराना साक्ष्य कौन है? संत कबीर नगर का लहुरा देव, याद रखेंगे, यही पूछा जाएगा पेपर में, मेहरगढ़ पाकिस्तान वाला नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और कोलडिहवा से भी चावल के साक्ष्य, लेकिन ये तो बहुत नया है, ये पुराना, इससे 9000 ईसा पूर्व है, ये तो 65, तो सोचिए देखिए कितना ईसा पूर्व ज़्यादा। चीन के यांगची नदी घाटी क्षेत्र में 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। ठीक है, यांगची जो नदी है वो उसी घाटी क्षेत्र में 7000 ईसा पूर्व में भी चावल उगाया गया था। मक्का का साक्ष्य मैक्सिको में मिला है। ठीक है, मक्का का साक्ष्य मैक्सिको। अब देखिए कुछ प्रमुख स्थल कौन कौन है, जैसे बुर्ज होम में क्या है, मानव कंकाल के साथ कुत्तों का कंकाल भी। ठीक है, ऐसे कई बार पूछा गया है कि मानव कंकाल के साथ कुत्तों का कंकाल कहाँ पर मिला है, तो बुर्ज होम में मिला है। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्ज होम में मिला है। यूपी पीसीएस 2011 में ये क्वेश्चन आया था, 2011 में ये क्वेश्चन आया था कि गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो बुर्ज होम में मिले हैं। यहाँ बताइए, ये बुर्ज होम की खोज 1935 में डी टेरा पीटरसन ने किया था। ये बुर्ज होम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। गुफ कराल जम्मू कश्मीर में स्थित नवपाषाणी का स्थल है। गुफ कराल अर्थात मतलब अर्थ क्या होता है, कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि और पालन करते थे। चिराद कहाँ है, बिहार में साइट है, सारण जिले में। चिराद कहाँ है, बिहार वाले जो देख रहे होंगे याद रखेंगे, चिराद पूछेगा आपके पेपर में। यहाँ से नवपाषाणी का अवशेष मिले हैं। संगन कल्लू, ये पीसीएस में पूछा गया था पेपर में कि संगन कल्लू क्षेत्र कहाँ है, तो संगन कल्लू कर्नाटक के बेल्लारी जनपद में है। ठीक है, संगन कल्लू स्थान पर बेल्लारी जनपद है, और वहीं एक स्थान साइट है संगन कल्लू, किस से, नवपाषाण काल से संबंधित है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है राख के टीले कहाँ से मिले हैं, कि यही क्वेश्चन बना था। तो राख के टीले, आप जैसे मैं क्वेश्चन बताऊं तो आप घटना चक्र देखा करिए, हर एक क्वेश्चन को मेरे दिमाग में रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, जब मैं आप बनाता हूँ ये, तो मेरे दिमाग में ये भी रहता है कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना है। तो राख के टीले संगन कल्लू में। ठीक है, और देखिए संगन कल्लू कहाँ, कर्नाटक में है।
ताम्र पाषाण काल युग आता है, ठीक है, जहाँ पर तांबे और पत्थर का संयुक्त प्रयोग हुआ था। ताम्र मतलब क्या होता है, यहाँ पर तांबा होता है, यहाँ पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। तो तांबे और पत्थर का संयुक्त प्रयोग क्या हो, ताम्र पाषाण युग में। धातुओं में सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले अगर पूछा जाए कौन सी धातु प्रयोग में आया था, सबसे पहले तांबा आया था, ना कि लोहा आया था, ठीक है। नहीं तो आप लोहा लगा दे, लोहा मत लगाइएगा, तांबा लगाइएगा। इसी चरण में तांबा और पत्थर का एक साथ प्रयोग के कारण इसी को ताम्र पाषाणिक संस्कृत या कैल्कोलिथिक कल्चर कहा गया, ठीक है। तो ताम्र पाषाणिक या कैल्कोलिथिक हम कहाँ पढ़ रहे हैं, ये देखिए अब यहाँ पर दिखाते हैं, थोड़ा दिखाना पड़ता है। आर्द्र ऐतिहासिक काल, देखिए ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता, ठीक है, इसके बारे में देख रहे हैं। कहाँ गया ये ठीक है। तो इसको कैल्कोलिथिक कहा जाता है। अब थोड़ा सा देखते हैं, ताम्र पाषाणिक देख लिए, अब थोड़ा सा ऐसी साइट देखते हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई है, ठीक है, अपने हर चीज़ों के लिए। जैसे आपको देखेंगे, पहले हम कहाँ देखते हैं, ये राजस्थान के एरिया में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, राजस्थान के पश्चिमी एरिया में, ये सॉरी ये नहीं, ठीक है, ये राजस्थान में कौन कौन से प्राचीन हैं, अहाड़, बालाथल, बागौर, जोजियाना, गिलुंद, ठीक है। तो ये सब आरएसए वाले जो मतलब आपके भी पेपर में पूछा जाता है। इसका अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती था, ठीक है, याद रखिएगा। अहाड़ का प्रति ये सब देखिए इसी के साइट हैं, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में इसी के साइट है। ये सभी बनास घाटी क्षेत्र में, इसलिए इन्हें बनास संस्कृत भी बोला जाता है। इसको मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको पता हो चल सके कि बनास घाटी क्षेत्र में कौन कौन सी साइटें स्थित हैं। गिलिंद, अजियाना, बागौर, बालाथल और अहाड़, ये सब किसमें, बनास संस्कृत में स्थित है, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश में साइड देखते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश, यह एमपी का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। नौदा तोली के बारे में बात करेंगे, मालवा के बारे में बात करेंगे, कयाथा के बारे में बात करेंगे, एरड़ के बारे में। पहले आप कयाथा याद रखेंगे। यहाँ के घर में तांबे के 8 कंगन और कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, ठीक है। यहाँ के एक घर में तांबे के 8 करें 28 कंगन और कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, कहाँ पर, कयाथा, ठीक है। और एरड़ से क्या हुआ है, कयाथा और एरड़ दोनों की बस्तियाँ किला बंद थी। एरड़ और कयाथा की इसके मृदभांड में कुछ हड़प्पाई लक्षण दिखाई देते हैं कयाथा में, ठीक है। तो याद रखेंगे ये कयाथा, इसके मृदभांड में कुछ हड़प्पाई स्थल दिखाई देते हैं। और जो एरड़ था, यहाँ पर एरड़ और कयाथा में किला बंद थी, जो बस्ती जैसे घर था तो इसका किला बंद था पूरी तरह से। नौदा टोली के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से पूछा जाता है। यह एमपी का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है, एमपी की बात कर रहे हैं। खरगोन जिले में प्रसिद्ध है, कहाँ पर है, खरगोन जिले में। उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने किया था, ठीक है, याद रखेंगे। उत्खनन किसने किया था, एच.डी. सांकलिया ने। यहाँ से मिट्टी, बांस, फूस के बने चौकोर वृत्ताकार घर मिले हैं, ठीक है। कहाँ से, यही तो कैसे याद करेंगे, नौदा टोली। तो जब एच.डी. आप लगाते हैं तो वो नया नया दिखता रहता है। जैसे मोबाइल में चला रहे हैं तो मोबाइल में अगर एच.डी. लगाएंगे तो न्यू हो जाता है, नौ, याद रखिए, नौ। तो एच.डी. सांगलिया, नौदा टोली। अब देखिए महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में इसको जारवे संस्कृत बोली जाती है। तो इतना जो महाराष्ट्र के बारे में दिया है इसको याद रखिएगा। प्रमुख स्थल क्या है, जारवे है, निवासा है, दैमाबाद, इसीलिए जारवे से इसको जारवे संस्कृत भी बोली जाती है। यहाँ पे कौन कौन से स्थान है, चंदौली है, सोनगांव है, इमाम गांव है, प्रकाश है, नासिक है, ठीक है। अब देखिए ये प्रकाश क्या है, नंदुरबार जिले में है, नासिक जिले में है। अब देखिए ये सभी पुरास्थल जारवे संस्कृत के हैं, ठीक है। ये अगर ये पूछे जारवे संस्कृत के कवि कौन है, तो ये सभी स्थल जारवे संस्कृत के हैं। चंदौली निवासा बस्तियों में कुछ बच्चों को गले में तांबे के मनकों का हार पहनकर उन्हें दफनाया गया था। कहाँ पर, चंदौली और नेवासा, दो याद रखेंगे। नेवासा कई बार पूछ लिया जाता है क्योंकि नेवासा में क्या हुआ था, नेवासा से ही जो पटसन आप नहीं देखते, बंगाल में ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में भी है। ये पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं नेवासा से, ठीक है। तो
नेवासा कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है ये इस साइड, ठीक है। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेवासा से पटसन, ठीक है, तो बोलेंगे पटसन क्या है, नेवासा से पटसन के साक्ष्य मतलब प्राप्त हुए हैं। जारवे संस्कृत का सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद है। ये परवरा नदी के तट पर है। तो याद रखेंगे दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, परवरा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाते थे, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर, ये जारवे संस्कृत में या दैमाबाद में क्या हुआ, यहाँ पर क्या होता था, उत्तर से दक्षिण दिशा में शव को दफनाते थे, मतलब ऐसे ऐसे दफनाते थे, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं दफनाते थे, ऐसे ऐसे, ठीक है। इमाम गांव में चूल्हे सहित कच्ची मिट्टी के मकान मिले हैं। 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। मातृ देवी की प्रतिमा मिला है। कहाँ पर, इमाम गांव में, ठीक है। इमाम गांव यही जारवे संस्कृत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या याद करेंगे कि नेवासा किस में आता है, किस संस्कृत के अंतर्गत, चंदौली किस में आता है, या ये सोनगांव, ईमान गांव, ठीक है, या नासिक, नासिक तो पता ही होगा। दैमाबाद किस है, तो दैमाबाद भी जारवे संस्कृत के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये पूरा इधर जितना महाराष्ट्र है वो जारवे संस्कृत कहलाता था, ठीक है। अब देखिए, पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिनाद पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के पांडु राजर डिब्बी में, ठीक है। तो पूर्वी भारत में ये चिनाद जो है ये कहाँ पर, ये चिनाद कहाँ है बताए थे, बिहार में, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में पांडु राजर डिब्बी, ठीक है। और मेदिनीपुर जिले में मही बदल, ठीक है। तो ये महिष बदल ये आपका मेदिनीपुर जिले में। बिहार में सोनपुर, सोनवार, सोनपुर, ताराडीह, पैसरा, ठीक है। पैसरा भी आपका इधर बिहार में पड़ता है, ठीक है। पैसरा इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है पैसरा, ठीक है। खैराडीह, नरहना ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये खैराडीह उत्तर में। अब देखिए, ये आर में पेपर में पूछा गया था। देखिए, यूपी आर 2021 में पेपर में पूछा गया था कि जो पूछा गया था महदहा प्रतापगढ़ में, पैसरा बिहार में, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में, और लेखरिया मिर्ज़ापुर में। तो ये पूछा गया था कि पश्चिम से पूर्व तक अरेंज करिए। तो पश्चिम से पूर्व तक अरेंज करने में पश्चिम में सबसे कौन आएगा, महदहा आएगा ना। तो ये है प्रतापगढ़, तो महदहा लिख दिए। फिर मिर्ज़ापुर आएगा, लेखरिया मिर्ज़ापुर लिख दिए। फिर बिहार का पैसरा आएगा, तो बिहार पैसरा बिहार लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद बीरभानपुर, बीरभानपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम में। यही आपको अरेंज करना था, ठीक है। तो देखिए, टफ क्वेश्चन था, यूपी आर में मेंस में क्वेश्चन आया है। तो ऐसे ऐसे साइट्स है। आज आपको लग रहा होगा कैसे ये मतलब इतना टफ, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि अगर कुछ बच्चों को तो पता ही होगा जो डीप में पढ़े होंगे, क्योंकि हम बहुत डीप में लेकर आए हैं, कोई चीज़ छोड़े नहीं है, चाहे वो पेपर में आया हो चाहे ना आया हो, सब कुछ हम ले लिए हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है, मानव का सर्वप्रथम भारत में नर्मदा घाटी में अवस्थित हरथनौरा, सीहोर मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। खोज अरुण सेन ने किया के द्वारा 1982 में किया गया था, ठीक है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि पहला मानव साक्ष्य कहाँ मिला है, तो आप बोलेंगे नर्मदा घाटी में, हथनौरा में, ठीक है। तो कभी बार बार यही पूछ लिया जाता है कहाँ पर, नर्मदा घाटी में, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था, ठीक है, गेहूँ चावल मत लगाइएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। पशुपालन का प्रारंभिक प्रमाण मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ जिले में बागौर से मिलता है। तो ऊपर भी बताए हैं, राजस्थान का बागौर जिला आदमगढ़ में, और इससे पशुपालन का प्रथम साक्ष्य प्रमाणिक साक्ष्य मिलता है। मेहरगढ़ पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा के प्रमाण मिले हैं मेहर में, ठीक है। हड़प्पा भी आगे आएगा, अगले कल आपकी वीडियो में आ जाएगा। बृहद पाषाण या मेगालिथ क्या होता था, देखिए, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण या मेगालिथ बोला जाता था। ये बहुत प्रकार के होते थे, चाहे सर्किल होता था, चाहे शिष्ट होता था, चाहे कंदराएँ होता था, कार्य सर्किल होता था, इतने प्रकार के होते थे, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे, ये क्या होता था, बृहद पाषाण या मेगालिथ मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में याद आता था। अब देखिए, हस्तिनापुर से क्या मिला है, तो गैरिक मध्यभांड मिला है हस्तिनापुर से। भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में है, रायसेन जिला है, अब्दुल्लागंज स्थान है।
खोज BC वाकड़कर, ठीक है। तो याद रखेंगे खोज किसने की थी, BS वाकड़कर 1957 में यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है, ठीक है। कौन से, यह यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। खोज किसने की थी, 1957 में BS वाकड़कर ने की थी। ये जितनी भी साइट हैं ये सब बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राजस्थान में कौन सी साइट है, गणेश्वर, ताम्र पाषाणिक स्थल ताम्र कलाकृत मिला है, ठीक है, गणेश्वर याद रखेंगे। यहाँ पर राजस्थान में गणेश्वर ताम्र पाषाणिक स्थल है राजस्थान में। यहाँ क्या मिला है, ये क्वेश्चन IAS में आया था, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ। पूछा था हस्तिनापुर से क्या मिला है, भीम बेटका के बारे में। चंद्रकेतुगढ़ ये पूछा था कि कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में टेराकोटा कला का उदाहरण मिलता है, कहाँ पर, चंद्रकेतुगढ़ से। अब देखिए कर्नाटक के बेल्लारी जनपद के बारे में संगनकल्लू पूछ रहा था। यह एक नवपाषाणिक स्थल, यहाँ राख के टीले प्राप्त हुए हैं, तो संगनकल्लू से अभी ऊपर बताए थे राख के टीले प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर से ताम्र पाषाणिक स्थल या ताम्र कलाकृति, ताम्र कला मतलब तांबे से बना हुआ जो कलाकारी किया गया था वो यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो बस अब अगर आप जाएंगे घटना चक्र का बुक, ये वाला चैप्टर पाषाण काल, थोड़ा सा आपको भी आज टफ लगा होगा, ठीक है, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश किया है इसको सरल वे में समझाने के लिए, ठीक है, कुछ हमने छोड़ा नहीं है। अगर आपको देखिए पसंद तो आया ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इतना इस पर मेहनत किया है। कल से मतलब जैसे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ता जाएगा आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक आता जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद, अब वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि हम दो सब्जेक्ट एक साथ ला रहे हैं तो लंबा तो थोड़ा होगा ही। तो प्लीज़ मैनेज करिएगा, थोड़ा सा लंबा पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।